गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और इस सब्जेक्ट में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। पहला चैप्टर सेल एंड टिश्यू कोशिका एवं ऊतक, दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र और तीसरा है स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि कंकाल तंत्र। आज जो है वो चौथा चैप्टर श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। श्वसन तंत्र में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि श्वसन जो होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, क्या चीज़ ली जाती है, क्या चीज़ इसमें दी जाती है और श्वसन के कारण हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो भोजन हम खाने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, कोई भी भोजन लेंगे, भले हम चपाती लेंगे, दाल लेंगे या मक्खन, सब्जी, रोटी, जो भी भोजन हमारे शरीर के अंदर आएगा उसमें कुछ केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो भोजन जो है पहले चबाया जाता है, निगला जाता है और अंदर जो है वो छोटे छोटे अणुओं में वो परिवर्तित हो जाता है। छोटे छोटे अणु मतलब हमने जो बड़ा फूड खाया, कुक्ड फूड, उसके छोटे छोटे अणु हो गए। छोटे अणुओं में विभक्त होने के बाद में, जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाई, भले ही आपने चपाती खाई है या आलू खाया है कुक्ड स्टार्च में, या फिर साबूदाना खाया है, कोई भी चीज़ खाई है, दाल के रूप में प्रोटीन खाया है या फिर एग खाया है, कोई भी ऐसी चीज़ खाई, तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी आपने खाना खाया है भोजन के रूप में, वो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होते हैं पाचन के बाद। और वो छोटे अणु जो होते हैं वो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट जब हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तब हम देखेंगे कि अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड, वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप वो उसमें होता है। तो मतलब प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के रूप में अमीनो अम्ल जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो अमीनो अम्ल जब प्रोटीन से कन्वर्ट हुए तो अमीनो अम्ल भी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो फैटी एसिड है, जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि फैट जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक अणु फैट का जो है वो 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल के अणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो ग्लिसरॉल है वो जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम प्रोटीन खाएंगे या वसा खाएंगे तो वो ग्लूकोज में मतलब जो भी हमने खाना खाया वो एंड में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होता है। इसीलिए हम हमेशा ग्लूकोज लेवल ही हमारा टेस्ट करवाते हैं कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं गया है, कम तो नहीं हो गया है। कई बार अपन ये कहते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा है, बहुत कमजोरी आ रही है, तो हम ग्लूकोज को घोल के पी लेते हैं फटाफट, कि मतलब इंस्टेंट एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से ही आती है। तो ग्लूकोज हमको एनर्जी कैसे देता है? ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन जो है वो वातावरण यानी एनवायरनमेंट से हम नाक के द्वारा अंदर लेते हैं। और जब हम पूरी ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और वो पूरी फेफड़े यानी लंग्स तक चली जाती है और उस जगह जो है वहाँ से ऑक्सीजन बाकी ऊतकों में और बाकी जितने अंग और तंत्र हैं वहाँ पहुँच जाती है, तो ग्लूकोज जो है वो उस अंदर ली हुई ऑक्सीजन से उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, मतलब पाचन के बाद में जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया होके और ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, ज्वलन क्रिया करता है। ज्वलन क्रिया करने के बाद में एक तो वो जल बनाता है
जो कि पसीना मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल बनाता है जो कि हम व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं, और एक हमें वो ऊर्जा देता है यानी हमको एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो जो भोजन हमने खाया वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन कहाँ से आई? बाहर एनवायरनमेंट से। तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर इनहेल मतलब लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर निकालना यानी एक्सेल। तो इनहेल और एक्सेल जो है वो दोनों मिलकर, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों मिलकर रेस्पायरेशन यानी रेस्पायरेशन श्वसन जो प्रक्रिया है वो पूरी करता है। श्वसन किसे कहते हैं? वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का शरीर के अंदर ग्रहण करना और शरीर से व्यर्थ पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में बाहर निकाल देने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन जो है वो प्रत्येक सजीव प्राणी का एक हक होता है। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से ही श्वसन की क्रिया जो है वो चालू हो जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं आपने उनको देखा होगा कि वो सो रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी उनका पेट जो है वो ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब उनमें जो रेस्पिरेशन की रेट होती है, जो उनकी श्वसन क्रिया जो होती है वो होती है 40 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में भी 40 बार वो सांस ले और छोड़ देते हैं। नॉर्मल 16 से 18 बार होती है। 16 बार हम अंदर लेते हैं सांस को, 18 बार हम छोड़ते हैं, और 12 से 15 बार जो है वो वृद्धों में, जब वृद्ध हो जाते हैं तो धीरे धीरे लेते हैं और धीरे ही छोड़ते हैं। ये रेस्पिरेशन की गति इसमें होती है। तो जो ऑक्सीजन हमने ले ली और वो फेफड़ों तक यानी लंग्स तक चली जाती है। जैसे ही फेफड़ों तक जाती है तो हम अभी लंग्स पढ़ेंगे तो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वायु कोश होते हैं। तो वहाँ तक जब जाती है तो उसके चारों तरफ रक्त केशिकाएं जो हैं वो घूमती रहती हैं और वहाँ अवस्थित होती हैं। तो वो रक्त केशिकाएं रक्त केशिकाएं मतलब धमनी और शिरा के बीच की जो कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, वो केशिकाएं होती है। तो रक्त केशिकाएं यहाँ तक आ जाती हैं और वो रक्त केशिकाएं अगर सारे टिश्यूज यानी सारे ऊतक से व्यर्थ पदार्थ लेके आई है तो व्यर्थ पदार्थ यहाँ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो लंग्स में दे देती है जिससे कि हम एक्सपायरेशन यानी जब एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो और बाकी जो ऑक्सीजन जो आई है वो यहाँ एल्वियोलाई के अंदर है, वो केशिकाएं जो है अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है। लेकिन ये किस प्रक्रिया मतलब किस साधन के द्वारा होता है? हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर कई सारी कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट रंग वर्णक होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें एक ऐसी शक्ति होती है कि वो गैसेस को बांध लेता है। मतलब बाहर से जो ऑक्सीजन आई उसको बांधने के बाद में उसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन करके यहाँ से फेफड़े से और बाहर निकल जाता है और उसके बाद में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देता रहता है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन दे रहा है वहाँ से ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद में वो वापस यहाँ फेफड़े में आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, वो है इंस्पायरेशन यानी वायुमंडल से हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और अंदर से व्यर्थ पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालना। ये प्रक्रिया जो है वो श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहलाती है और ये जन्म लेते ही शुरू हो जाती है और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक रहती है, लेकिन उम्र के अनुसार ये थोड़ी थोड़ी इनकी रेट्स जो है वो अलग हो सकती है। अब नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं कि श्वसन तंत्र जो है उसके अंग कौन कौन से हैं। श्वसन तंत्र के जो अंग हैं वो यहाँ से चालू होते हैं। नंबर 1 मैंने लिख रखा है कि नोज या नासिका गुहा, नाक,
जो होती है नासिका गुहा, पहला पार्ट है नोज, दूसरा पार्ट है फेरिंग्स यानी ग्रसनी, नाक के अंदर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा अंदर वो होता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स, तीसरा पार्ट है लैरिंग्स यानी कंठ, जो स्वर यंत्र होता है, पहले नोज, उसके बाद मतलब नाक, फिर ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स के पीछे जो है कंठ यानी लैरिंग्स स्वर यंत्र, कंठ के नीचे श्वासनाल यानी ट्रैकिया, श्वासनाल होती है कंठ के नीचे। श्वासनाल जो है वो दो भागों में विभक्त हो रही है और उसका नाम है श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकी। श्वास नलिकाएं, पहला है नोज यानी नाक, फिर ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फिर ये कंठ यानी लैरिंग्स स्वरयंत्र, उसके बाद में श्वासनाल यानी ट्रैकिया और फिर है श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकी। ये जो सब चीजें हैं 1 2 3 4 5 ये सब लंग्स तक जाते हैं, यानी ये जो दो फेफड़े हैं फेफड़ों तक ये सब जो रचनाएं हैं वो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये चीजें लंग्स यानी फुफ्फुस यानी फेफड़े, तो फेफड़ों तक ये जाती है। 5 अंगों के बाद छठा अंग है फेफड़े यानी फुफ्फुस। छठे के बाद में ये मैंने अलग लिखा है क्योंकि फेफड़ों तक ये आ रही है इसलिए ये यहाँ लिख दिए, और उसके बाद में छठा जो है वो लंग्स, वो अलग से लिख दिया। एग्जाम में आप सब साथ लिखेंगे, ये समझाने के हिसाब से है कि ये लंग्स हो गए। फिर लंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, अंदर भी कई रचनाएं होती हैं, आप देखोगे पतली श्वास नलिकाएं, ये जो है ब्रोंकी ये तो श्वास नलिकाएं हैं यहाँ तक, अंदर भी तो जाके प्रशाखित होती हैं, तो पतली श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल जो है अंदर पाए जाते हैं। दूसरी है वायु नलिकाएं यानी एल्वियोलर डक्ट, और वायु कोश यानी एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई, ये सब जो हैं वो फुफ्फुसों में रहते हैं यानी लंग्स के अंदर रहते हैं। वापस से बता रही हूँ कि श्वसन तंत्र के जो पार्ट्स हैं वो है नासिका, नोज, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, कंठ, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, श्वासनाल यानी ट्रैकिया, श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकी, ये सब लंग्स यानी फुफ्फुस तक आते हैं। फिर लंग्स सबसे बड़ा पार्ट होता है श्वसन तंत्र का, और फिर लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर जो पाई जाती है पतली श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स, वायु नलिकाएं एल्वियोलर डक्ट, और वायु कोश यानी एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, ये सब जो हैं वो लंग्स में फुफ्फुसों में पाए जाते हैं। अब हम एक एक को जो अंग हैं उनको डिटेल में लेंगे। सबसे पहला है नासिका गुहा यानी नोज, इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। और जो नाक वाला जो पार्ट है ये अपना जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट में 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख है, कान है, त्वचा है और जीभ और नाक। तो नाक जो है वो हम इसी चैप्टर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन 2nd यूनिट में भी आ सकते हैं और 5th यूनिट में भी आ सकते हैं। पढ़ना एक ही है और दोनों में ही क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो नोज यानी नासिका, हम उसको नासा मार्ग भी कहते हैं, नोज या नेजल पैसेज। नाक जो होती है वो एक दृश्य भाग होता है हमारी बॉडी का, मतलब हमारे शरीर का दृश्य भाग, मतलब नाक जो पार्ट दिख रहा है वो हमारे शरीर का एक दृश्य यानी दिखता हुआ भाग होता है।
और ये बहुत सारी अस्थियों और उपास्थि से मिलकर बना हुआ होता है। जब मैंने पिछले से पिछले जब भी लेक्चर इसका स्केलेटन सिस्टम का लिया था, तो मैंने उसमें सिर की अस्थियां पढ़ाई थी। सिर की अस्थियों में एक खोपड़ी की अस्थि होती है, एक चेहरे की अस्थि होती है। चेहरे की अस्थियों में 14 अस्थियां थी, 14 अस्थियां थी, और उसमें करीब 5 अस्थियां जो है वो नाक से रिलेटेड थी जो है। तो इसीलिए ये जो अस्थियां हैं, नासा अस्थि थी, नासा शुक्तिका थी, वॉमर यानी सिरिका, ये सब जो है वो अस्थियां होती है। और उपास्थि भी पाई जाती है। उपास्थि मतलब चूंकि नाक जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है ऊपर का पार्ट, तो वो थोड़ी उपास्थि यानी कार्टिलेजेस का बना हुआ है। और कार्टिलेजेस जो है वो एक टिश्यूज होते हैं, और वो हमने पढ़े थे फर्स्ट वाली यूनिट में, सेल एंड टिश्यू में। और उसमें उपास्थियां 3 तरह की होती है, शुभ्र उपास्थि, तंतुमय उपास्थि और लचीली उपास्थि। तो लचीली उपास्थि में एक एग्जाम्पल दिया था कि ये लचीली उपास्थि हमारे नाक और कान के सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं उनमें ये पाई जाती है। तो नाक जो है वो कई अस्थि और उपास्थि का बना हुआ होता है। नाक में बाहरी भाग और अंदर का भाग दोनों ही तरफ ये त्वचा से ढका रहता है। बाहरी भाग तो हमको त्वचा दिख ही रहा है, अंदर का जो पार्ट है वो भी त्वचा से ढका हुआ रहता है। और जब हमने टिश्यूज पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में है ना ढकने और अस्तर बनाने वाले ऊतक की अंदर वाली जो झिल्लियां हैं वो भी उपकला ऊतक बनाती है, बाहर की कवरिंग भी उपकला ऊतक बनाती है। तो अंदर की जो लाइनिंग है, नाक के अंदर वाली जो स्किन है वो उपकला ऊतक की बनी हुई है। तो दोनों तरफ जो है वो त्वचा होती है नाक के, लेकिन अंदर वाला जो साइड है उसमें रोम यानी हेयर्स, थोड़े बाल पाए जाते हैं। और जो रोम वाला जो पार्ट है वो इसलिए होता है, वो फिजियोलॉजिकली अपने आप ही बना हुआ है कि बाहर से जब वायु जारी है तो वायु के साथ में कीटाणु हो सकते हैं, कचरा हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो जो अंदर वाली लेयर्स पे बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो वहीं उसको रोक देंगे। और वहाँ से श्लेष्मा भी, पिटक कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से मतलब गॉबलेट सेल्स वहाँ वो भी होती हैं। तो वहाँ से जो श्लेष्मा स्रावित होता है वो इन कचरे को जो मतलब बालों में फंस गया है अंदर के, नाक के अंदर के, उनको इकट्ठा करके श्लेष्मा के साथ कंठ तक पहुंचा देता है। और कंठ में पहुंचाने के बाद में वो मुंह से गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। जो नाक है, नाक में कुछ ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, मतलब एक तो दो जो नॉस्ट्रल्स जो दिख रहे हैं, तो 2 प्रकार के छिद्र हैं। 2 छिद्र आगे की साइड होते हैं जो दिखाई देते हैं बाहर की वायु को, मतलब अग्र नासा छिद्र, वो बाहर की वायु को अंदर लेने के लिए होते हैं। और अंदर से जाने के बाद में ग्रसनी तक भेजने के लिए वापस से 2 छिद्र होते हैं, इसलिए हम इसके छिद्रों को अग्र और पश्च छिद्र कहते हैं। अग्र छिद्र जो है वो बाहर की वायु को आगे के छिद्र से ग्रसनी तक अंदर तक पहुंचाते हैं, और फिर जो पश्च वाले जो छिद्र हैं वो ग्रसनी तक इस ऑक्सीजन और इस वायु को पहुंचाते हैं। नासिका जो है वो हमारे शरीर के अंदर मुंह पर है, और मुंह पर बहुत सारी बोन्स होती हैं। तो उसमें मैंने आपको एथमॉइड बोन, झरझरा अस्थि भी इसमें पढ़ाई थी। झरझरा अस्थि जो एक होती है आँखों के और नाक के आसपास में। तो झरझरा अस्थि, अगर हम नाक का ये देखें कि नाक के आसपास में कौन कौन सी हड्डियाँ, कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है, तो नाक के ऊपर, नाक का ऊपरी भाग झरझरा अस्थि यानी एथमॉइड बोन का बना हुआ होता है। और नाक के जो निचला वाला भाग है वो कड़क और नरम तालुओं का बना होता है। कड़क तालु और नरम तालु जो हैं वो भी हमने अस्थियों में पढ़े थे। पैलेटाइन बोन, 2 पैलेटाइन बोन होती है जो ऊपर की छत को बनाती है। अगर आप जीभ को अंदर अड़ा के देखेंगे
तो आपको ऊपर गुंबद जैसी दिखाई देती है। मुंह के अंदर जो गुफा है, आप जीभ को ऊपर अड़ाइए तो वो एक कड़क कड़क सी छत है, तो उसमें पैलेटाइन यानी तालवा अस्थि, तो 2 तालवा अस्थि होती है, 2 पैलेटाइन बोन होती है, वो ऊपर के छत को बनाती है और हम उसको कहते हैं कड़क तालु। सॉफ्ट तालु जो है, सॉफ्ट पैलेट, वो तो यूवुला होता है और अगर अपन मुंह खोलते हैं तो बिल्कुल आखिर में छोटी सी जो है एक लटकन जैसा सा सामने हमको दिखाई देता है। तो नीचे वाला जो नाक का भाग है वो पैलेटाइन बोन से जुड़ा हुआ है और जो इसकी पार्श्वी मतलब दोनों तरफ का जो पार्ट है वो ऊपरी जबड़े की अस्थियों के आसपास से बना हुआ होता है। नाक के अंदर जब बहुत सारी हवा और वायु अंदर जाती है तो अंदर बहुत प्रेशर हो जाता है और ये जो रोम युक्त श्लेष्मिक झिल्लियाँ, अभी मैंने बताया था कि अंदर रोम होते हैं, ये रोम युक्त श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो है वो उस हवा को छान के गंदगी को वहाँ रख कर और उसके बाद में शुद्ध वायु जो होती है उसी को ही ग्रसनी तक पहुँचाती है और बाकी जो है वो श्लेष्मा के साथ गंदगी को लपेट कर और कंठ में पहुंचाकर शरीर से बाहर गंदगी को निकाल देती है। नोज में, नाक में ही कुछ घ्राण तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। घ्राण तंत्रिका मतलब सूंघने वाली जो गंध के स्नायु तंत्र होते हैं, गंध के संवेदन स्नायु, गंध यानी स्मेल, सूंघना, संवेदन यानी नर्व, तो जो गंध के संवेदन स्नायु है हम उनको घ्राण तंत्रिकाएं भी बोलते हैं। और घ्राण तंत्रिकाएं जो है वो नाक में सबसे ऊपर वाले पार्ट में, जहाँ की एथमॉइड बोन मतलब झरझरा अस्थि की एक छलनी युक्त पट्टी होती है। झरझरा अस्थि जब पढ़ाई थी तो आप उसमें देखना कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये एक छोटी अस्थि होती है और बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, एक खड़ी प्लेट, एक आड़ी प्लेट, एक मुड़ी हुई प्लेट, ऐसे करके मैंने उसमें बताया था। तो जो भुरभुरी अस्थि यानी जो एथमॉइड बोन है, झरझरा अस्थि, उसकी एक छलनी युक्त पट्टिकाएं होती है, नाक में सबसे ऊपर अवस्थित होती है। तो घ्राण तंत्रिकाएं जो है वो झरझरा अस्थि की छलनी युक्त पट्टी के चारों तरफ जो है वो पाई जाती हैं और बहुत ही ऊंचाई में पाई जाती हैं। लेकिन जब कभी कभी हमको जुकाम हो जाता है तो उस वक्त जो है वो ये जो छलनी युक्त पट्टिका है उसके आसपास के जो टिश्यूज और ये वो फूल जाते हैं। श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो फूल जाती है। फूलने से क्या होता है कि वो जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। बंद होने से जो हमको स्मेल आ रही है, कोई भी अच्छी या बुरी या जो भी, तो जो स्मेल आ रही है, जो हमको गंध आ रही है, वो तंत्रिकाएं नहीं ले पाती हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाती हैं, उसको समझ नहीं पाती हैं और उसको मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती हैं। इसलिए जब जुकाम होती है तो हम कहते हैं हमें स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि जो छलनी युक्त पट्टी है नाक के यहाँ, उसके जो छिद्र थे वो बंद हो गए हैं। जुकाम के कारण उसमें श्लेष्मिक झिल्ली फूल गई है। नाक के आसपास की अस्थियां जो होती हैं वो थोड़ी सी खोखली होती हैं और उन खोखले स्थानों को हम पैरानेजल साइनसेस कहते हैं। जो खोखली अस्थियां हैं नाक के आसपास, अस्थि में मैंने पढ़ाया था, अस्थि को बनाने वाली जो सेल्स हैं उनका नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट, और जो अस्थि को खोखला करती है, एब्जॉर्ब करके उसके कैल्शियम सल्फेट और इनको वो हटा देती है कैल्शियम को, तो उसको कैल्शियम कम होने से वहाँ थोड़े थोड़े छिद्र हो जाते हैं, गुफा जैसी हो जाती है, तो इसलिए वो खोखली हो जाती है। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि नहीं तो हमारा पूरा शरीर बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए कहीं खोखला होना ज़रूरी होता है। मतलब फिजियोलॉजिकली जो बना हुआ है वही खोखला होना है, बाकी हड्डियों को नहीं खोखला होना है। तो नाक के आसपास में कुछ अस्थियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं और उनको हम कहते हैं पैरानेजल साइनसेस, और इसलिए ये हल्की हो जाती हैं। और हल्की होने के अलावा और गुफा बनने के कारण
नाक में ध्वनि कोष्ठ बन जाते हैं, यानी हमारी आवाज को गुंजाने का कार्य करते हैं। नाक के अंदर ध्वनि कोष्ठ होते हैं, आवाज वाले कोष्ठ होते हैं जो कि आवाज को गुंजाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी गुफाएं हैं जो कि खाली हैं। आप ये देखें कि अगर कमरे में बिल्कुल खाली कमरा होता है, सामान नहीं होता है, तो हम अगर जो भी आवाज़ बोलते हैं तो वो बहुत तेज गूंजती है, और अगर सामान बहुत सारा रख देते हैं तो आवाज़ नहीं गूंजती। इसीलिए जैसे कोई संगीत का क्लास है या कोई बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ अगर आवाज़ बाहर नहीं जानी है तो हम चारों तरफ जो है उसमें कारपेट और जो साउंड एब्जॉर्बर वाला सब कपड़ा लगाते हैं वहाँ। तो वैसे ही हमारे नाक में ऐसा अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है, खोखला है, तो वो ज़्यादा ही गूंजाने का काम करता है। और अगर हमको इसको एक्सपीरियंस करना है, अगर हम नाक को पकड़ लें और उसको ठोस कर दें, तो फिर वो आवाज़ को गुंजाने का काम नहीं करेगी, आवाज़ आएगी ही नहीं। तो आज का जो लेक्चर था वो है हमारा 4th चैप्टर, इसमें श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। और किसके थ्रू जाता है वो? ब्लड के आरबीसी के हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में चलता रहता है। और श्वसन की जो दर होती है वो एडल्ट में 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है, बूढ़ों में थोड़ी कम होती है, 12 से 15 बार, लेकिन बच्चों में 40 बार वो ऑक्सीजन ले भी सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी सकते हैं, बच्चों में जल्दी होती है। फिर श्वसन तंत्र के अगर हम अंगों के नाम के बारे में देखें तो वो नासिका गुहा से चालू होते हैं। नासिका गुहा यानी नोज, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फिर कंठ यानी लैरिंग्स, श्वास नाल यानी ट्रैकिया, श्वास नाल यानी ट्रैकिया, श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकी, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकी, ये सब जो हैं वो फुफ्फुसों तक यानी लंग्स तक जाते हैं। इसमें 2 लंग्स पाए जाते हैं श्वसन तंत्र में, और लंग्स यानी फुफ्फुस में जो चीज़ें पाई जाती है वो है श्वास नलिकाएं, पतली श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स, वायु नलिकाएं एल्वियोलर डक्ट, वायु कोश यानी एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, ये सब जो हैं वो लंग्स के यानी फुफ्फुस के अंदर पाए जाते हैं, ये फुफ्फुसों तक जाते हैं। अब एक एक को हमको डिटेल में पढ़ना है। अभी हमने नोज यानी नासिका के बारे में पढ़ा कि नासिका जो है वो हमारे चेहरे पर होती है, छोटी सी अस्थि जो भुरभुरी अस्थि होती है, एथमॉइड बोन, जो झरझरा अस्थि उसके जस्ट नीचे होती है, बाहर अंदर जो है वो स्किन मतलब त्वचा होती है, अंदर रोम होते हैं कि गंदगी को अंदर नहीं जाने दें। उसके अलावा जो है दोनों तरफ जबड़े वाली अस्थियां होती है, नीचे जो है वो कंठ का ये कड़क नरम तालू का बना हुआ होता है। उसके बाद में नाक में कुछ अस्थियां जो है वो हल्की हो जाती हैं, पैरानेजल साइनसेस कहते हैं उनको, जो ध्वनि कोष्ठों का कार्य करते हैं। और उसके अलावा जो नाक का बहुत ऊपर वाला जो भाग है वहाँ घ्राण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो हमारी झरझरा अस्थि है एथमॉइड बोन, उसकी छलनी युक्त पट्टी के चारों तरफ होते हैं, और वो घ्राण तंत्रिकाएं सूंघने का कार्य करते हैं, और जो भी स्मेल आ रही है वो तंत्रिकाएं मस्तिष्क को देती हैं कि भाई ये वाली स्मेल हमको सुनाई मतलब फील हो रही है। लेकिन अगर जुकाम हो जाता है और श्लेष्मिक झिल्ली वहाँ की फूल जाती है तो वो छलनी के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और हमें स्मेल आना बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लेंगे फेरिंग्स यानी ग्रसनी। थैंक यू।